Good evening, everyone. This is Raghav and welcome to my channel. बड़े लंबे समय के बाद स्टडी के साथ फिर से जुड़ना शुरू हुआ और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से इसको हम एवरग्रीन टॉपिक कहते हैं। एवरग्रीन टॉपिक का मतलब होता है ऐसे टॉपिक जिन टॉपिक में से चाहे आपका एमए का एंट्रेंस हो, चाहे आपका एमफिल का हो, चाहे आपका पीएचडी का एंट्रेंस हो, चाहे आपकी एनवीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस हो या नेट सेट जेआरएफ के एग्ज़ाम हो, तो जो ऐसे एवरग्रीन टॉपिक होते हैं इन टॉपिक में से हमेशा हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर आएगा, वैसे तो ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन एक दो प्रश्न तो आप ये समझिए कि डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और अभी आपको पता है कि यूजीसी नेट की जो अगला 2022 का जो सेशन चलने वाला है उसकी जो डेट है वो रिलीज़ हो गई है, तो सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म फिलअप कर ले। और साथ में ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉलेज कैडर के लिए जो कमीशन कराया जाता है उसकी डेट भी रिलीज़ हो गई है। तो जो जो विद्यार्थी उसके पात्र है और जिन्होंने एलिजिबिलिटी ले ली है वो जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आज जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ वो विषय है हमारा हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटकीय संगीत में जो हमारे संगीत में विद्वान हुए हैं उन्होंने कितने कितने मेल माने हैं और उनका क्या महत्व है राग में। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि जो मेल का जो वर्णन किया गया है सर्वप्रथम वो किया गया है विद्यारण्य जी ने किया है। ठीक है, मेल राग वर्गीकरण का जो वर्णन किया है वो है विद्यारण्य जी ने किया है। और कब किया है, अगर ये प्रश्न आता है कि मेल राग वर्गीकरण कौन सी शताब्दी में हुआ, तो ये 14वीं शताब्दी में हुआ और विद्यारण्य जी ने किया। और मेल को जो है, ये जो मेल शब्द कहा गया है ये हिंदुस्तानी संगीत में कहा जाता है कि कर्नाटकीय संगीत में, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसको जो है कर्नाटकीय संगीत में मेल कहा जाता है। और हिंदुस्तानी संगीत में हमें क्या कहते हैं, इसे थाट कहते हैं। थाट को ही कर्नाटक संगीत में मेल कहा जाता है। तो आज इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ छोटे से छोटे ट्रिक है कि जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, तो आप भी इस तरह के पेयर बना सकते हैं। जिन्होंने जैसे हृदय नारायण ने और पंडित लोचन ने 12 मेल माने हैं, तो आप उसका पेयर बना के जो है उसे जो है पेयर में उसे अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप उस छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप जो है इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हृदय नारायण जी के बारे में। तो हृदय नारायण जी ने कितने मेल माने हैं, तो उन्होंने 12 मेल माने हैं। उसके बाद पंडित लोचन जी ने कितने मेल माने हैं, पंडित लोचन जी ने भी 12 मेल माने हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम श्रीनिवास जी ने। परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो श्रीनिवास जी ने माने हैं 14 मेल। उसके बाद अहोबल, पंडित अहोबल ने कितने मेल माने हैं, पंडित अहोबल ने भी 14 ही मेल माने हैं। उसके बाद माधवारण्य ने कितने मेल माने हैं, वो माने हैं 15 मेल। और उसके बाद बात करते हैं हम रामामात्य, इन्होंने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा है, तो इन्होंने कितने मेल माने हैं, 20 मेल माने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पुंडरिक विठल की। पुंडरिक विठल ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, सद्रांग, चंद्रोदय, मंजरीकार, इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि शायद इनको खुद याद नहीं होगा, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए इन्होंने। तो इन्होंने कितने मेल माने हैं, इन्होंने माने हैं 19 मेल। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम तुलाजी राव भोसले। तुलाजी राव भोसले जी ने कितने मेल माने हैं, 21 मेल माने हैं। उसके बाद पंडित सोमनाथ, राग विभोज जिन्होंने लिखा, तो इन्होंने कितने मेल माने हैं, 23 मेल माने हैं। अब बात करते हैं हम श्रीकंठ, जिन्होंने रस कौमुदी ग्रंथ लिखा, श्रीकंठ ने माने हैं 11 मेल। और वेंकटमुखी ने जिन्होंने चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ लिखा, उन्होंने माने 72 मेल। लेकिन अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वेंकटमुखी ने 72 मेलों में से कितने मेलों का प्रयोग किया, तो उन्होंने किया 19 मेल का प्रयोग किया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और हृदय नारायण जी ने सिमिलरली जैसे यहाँ पर 12 मेल माने हैं वैसे ही मेलों के नामों को उन्होंने रखा,
लेकिन जो 13वां मेल रखा उन्होंने अपने नाम से रखा, हृदय रमा के नाम से। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय नारायण देव ने जो 13वां मेल अलग से माना वो किस नाम से माना, या ऑप्शन में दे देंगे आपको। तो उन्होंने क्या है, हृदय रमा के नाम से वो मेल माना। अब हम कुछ और विषय के बारे में बात करते हैं जो इससे संबंधित ही है कि इन मेलों के अंतर्गत विद्वानों ने कितने कितने राग माने हैं, मेलों के साथ कितने कितने राग माने हैं। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो तुल्ला जी ने 21 मेल के साथ 106 रागों का वर्णन किया है या वर्गीकरण किया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सोमनाथ जी। सोमनाथ जी ने 23 मेलों के साथ कितने 960 रागों का वर्णन किया है या 960 रागों की संख्या बताई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोचन जी ने। लोचन जी ने कितने मेल माने, 12 मेल माने, और 12 मेलों के अंतर्गत उन्होंने कितने रागों का वर्णन किया, तो वो है हमारे 75 रागों का वर्णन किया है। उसके बाद बात करते हैं हम रामामात्य। रामामात्य ने कितने मेल माने, आपको पता है रामामात्य ने 20 मेल माने हैं, और 20 मेलों के अंतर्गत उन्होंने 61 रागों का वर्गीकरण किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी, आपको कैसा लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या यहाँ पर कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या किसी विद्वान ने कुछ और कहा है या किसी पुस्तक में वो बताया गया है तो आप उसका रेफरेंस देकर बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पुस्तक में ये दिया गया, ताकि मैं उसको ठीक से अध्ययन कर सकूँ उसका। तो मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको प्रसारित करने का प्रयास रहेगा। उसका मेन उद्देश्य यह है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल विचार है कि जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते ही हैं, हम इतने एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के और ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर हम व्यतीत करते हैं, तो क्यों ना इसके साथ जो है कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हमारी शिक्षा के साथ साथ जो है हमारे भाई बहन और जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ उससे लाभ हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर हम लोग जागरूक है तो हमारा देश, हमारा समाज जो है अच्छे से प्रगति कर सकता है। और अगर हमारे युवा, जितने भी युवा साथी है अच्छा कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे भाई बहन है वो उससे प्रेरित होकर हमारे से भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है इस बात पर कि हमें रोक सके ये ज़माने में दम नहीं, हमें रोक सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना ज़माने से हम नहीं। तो अगर हमने सोशल मीडिया का प्रयोग करना ही है तो क्यों ना ऐसे कार्य के लिए किया जाए जिससे कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और इनडायरेक्टली अब हम कहते हैं ना कि जब हम बात करते हैं कि हम देश के लिए कंट्रीब्यूशन कैसे करें, तो देश के लिए कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो हमारी सबसे जो पहली समस्या रहती है वो यह रहती है कि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं, हालांकि आपको पता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जो है उसको समझ नहीं पाते या हम अपने माइंड में उसे नहीं रख पाते, हम उसके स्किप कर जाते हैं उसे। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भी पैसा ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, आप बिना पैसे के लिए भी अपने देश और राष्ट्र और समाज के लिए, अपने भाई बहन के लिए योगदान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आप बिजली जितनी आपको प्रयोग करनी है, आप अगर उतनी बिजली जलाते हैं आप, तो उसमें दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि एक तो आपका बिल कम आएगा और दूसरा जो है हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हम सभी जागरूक होकर इस तरह से कार्य करें, जितना आपकी पानी की आवश्यकता है आप उतना ही उसका प्रयोग करें, व्यर्थ पानी ना बहाएं, फूड को व्यर्थ ना गंवाएं, और जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही उसको ग्रहण करें, अन्यथा उसको ना लें। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए हो जाएगा। आपने बिजली बचाई तो खुद का बेनिफिट तो हुआ ही, लेकिन हमारे समाज का भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारे प्रदेश की बिजली बची। और जब प्रदेश की बिजली बचेगी तो वो स्टोर में रहेगी, स्टोर में रहेगी तो हम उसका निर्यात जो है दूसरे राज्य को कर पाएंगे, दूसरे देश को कर पाएंगे। उसी तरह फूड की बात आती है, खुद कृषि करिए, छोटा मोटा कार्य करिए, क्योंकि अगर आप जो है गेहूं की 5 बोरी भी उगाते हैं तो इट मीन्स आपको 6 महीने तो कम से कम घर से बाहर नहीं जाना पड़ा, 6 महीने तो कम से कम आपको दुकान के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा।
ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है जो आप इनडायरेक्टली देश के लिए आप जो है सहयोग कर सकते हैं और अपने समाज के लिए सहयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षित होने का यही एक ऐसा अर्थ होता है कि जब हम कार्य करते हैं तो उसे सोच समझ कर करते हैं, हम खुद का स्वार्थ ना देखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और उसका बेनिफिट जो है और व्यक्तियों को भी हो, उससे हम जो है इस तरह का कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और थोड़ा आउट ऑफ कंटेंस्ट बात हो गई, लेकिन ये भी एक तरह का मैसेज है और ये मैसेज पहुंचाना बहुत आवश्यक था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।